गुड मॉर्निंग। शुरू करें। आज हम चुंबक पढ़ने वाले हैं। चुंबक के दूसरी कक्षा में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्थिव चुंबकत्व। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? पार्थिव चुंबक। आप कहिएगा ये क्या होता है? एक बात बताइएगा, पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है। अब कहिएगा कैसे मान लें, है ना? आप जब ये मैग्नेट है मान लीजिए, इसको जब लटकाइएगा तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही लटकता है। ऐसे रख दोगे तब भी ऐसे हो जाएगा, ऐसे रख दोगे तब भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ उत्तर है तो इधर कहीं ना कहीं दक्षिण होगा, और अगर यहाँ दक्षिण है तो इधर कहीं ना कहीं उत्तर होगा। अगर यहाँ उत्तर है इधर कहीं ना कहीं क्या होगा? दक्षिण। इधर दक्षिण है तो इधर कहीं ना कहीं क्या होगा? उत्तर। तो इधर कहाँ कौन है? कोई है नहीं। तो इसका मतलब पृथ्वी ही एक प्रकार का क्या है? चुंबक। अब पृथ्वी के चुंबक का आकार उसके व्यास का 1/5वां भाग होता है। पृथ्वी के चुंबक का आकार उसके व्यास का क्या होता है? 1/5वां भाग होता है। पृथ्वी के चुंबक का आकार उसके व्यास का कैवां भाग? कैवां भाग? 1/5वां भाग होता है। आप देखो, ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना? तो जब चुंबक को लाइएगा, इधर अगर साउथ है तो इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ है। इधर नॉर्थ है तो इधर क्या हो जाएगा? साउथ। पक्का ना? अरे अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। बोलो, अ सेम पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है। अब देखो, ये भूगोल है। भूगोल मतलब पृथ्वी, और ये क्या है? चुंबक। तो भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। कौन अक्ष कहते हैं? भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को कौन अक्ष कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। और चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष। यानी ये हो गया आपका भौगोलिक अक्ष। कौन अक्ष हो गया? और ई हो गया आपका चुंबकीय अक्ष। ई हो गया भौगोलिक अक्ष, आई हो गया चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण होता है 17 से 18 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 17 से 18। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल है उसको कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर। चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल है इसको कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को
भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामी उत्तर है, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामी उत्तर। इन दोनों के बीच जो बना कोण होता है इसको कहते हैं दिक्पात कोण। कौन कौन कहते हैं, एक बार फिर से समझिएगा। बताओ, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो भौगोलिक दक्षिण में होगा और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर में होगा। देखो ना, ये उत्तरी ध्रुव जो है ये नॉर्थ है, साउथ है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा वो भौगोलिक दक्षिण में होगा और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर में होगा। बोलो हाँ। आज चुंबक के भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को कौन अक्ष, भौगोलिक अक्ष। आज चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष। अब भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कौन, 17 से 18। अब भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामी उत्तर। अब भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बना कौन, दिक्पात। कौन 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 कौन, नहीं समझा। भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष, चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण 17 से 18 भौगोलिक अक्ष के लंबवत, लंबवत भौगोलिक अक्ष है, इसके लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामी उत्तर। अब भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बना कौन, दिक्पात। बोलिए। अब पृथ्वी अगर चुंबक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। पृथ्वी अगर चुंबक है तो इसका क्या होगा, बहुत बढ़िया। ये अगर पृथ्वी है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ, किसके साथ, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र कौन घटक के साथ, क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे हम लोग कहते हैं नति या नमन कोण। नति या कौन कौन, नमन। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं नति या नमन, नति या नमन, नति या नमन। और ये विषुवत रेखा है कि ध्रुव है, अरे ये कौन रेखा है, यह विषुवत रेखा। और ये क्या है, क्या है, हमको ये बताओ। विषुवत रेखा के लिए ये कोण कितना, 0 डिग्री। ध्रुव के लिए, अरे ये रेखा यहाँ चल जाएगा तो विषुवत रेखा के लिए 0 डिग्री, ध्रुव के लिए 90 डिग्री, 90 ना। तो नति या नमन कोण का मान विषुवत रेखा के लिए 0 डिग्री, ध्रुव के लिए 90 डिग्री। हाँ कि ना। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ, पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या टाइम मरुएल मरुएल है, कुछ हुआ है कहीं, हाँ। स्टैंड अप, ये मारा है, कुछ तो हुआ है तेरा। इतना कमजोर हो गया है तू, जरूर कुछ ना कुछ किया है या कुछ हुआ है। देखो लगता है आज है, बोलो ना की हुआ, बोलो क्या हुआ, पक्का ना, बोलो ना रे। मसवाइल है ये। पार्थिव चुंबकत्व, पार्थिव मतलब पृथ्वी, पार्थिव मतलब पृथ्वी। कौन तेल लगाता है, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का कैवां भाग है, 1/5। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को कौन, भौगोलिक अक्ष। चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं।
बताओ, भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण कितना डिग्री? 17 से 18। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण 17 से 18 डिग्री। अब भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। सही है ना? भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात को। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर याम्योत्तर मिटा गया है कि नहीं? आधे लाइन दिया है, किताब में होगा पूरा, नहीं है? किताब में भी नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर। यहां होगा अगला लाइन में भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता, नहीं है क्या? काहे झूठ बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, लिख लो। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। लिखा? नहीं लिखा हुआ है लिख लो, लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। हो गया? अरे हुआ। आज नति या नमन कोण बताओ, क्या बोले थे? पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या क्या कहते हैं? नमन। नति या कौन कौन कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसे नति या नमन कोण। नति या नमन कोण का मान विषुवत रेखा के लिए कितना? 0 डिग्री। और ध्रुव के लिए कितना? 90 डिग्री। मैग्नेटिक निडल, हम बोले आपको, मान लीजिए जंगल वंगल में आप खो जाइएगा तो आप मैग्नेटिक दिशा सूचक यंत्र का अगर प्रयोग करिएगा तो आपको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम क्लियर हो जाएगा। अभी घर में आपको हम बंद कर दें चारों तरफ से और नया घर हो आपके लिए तो आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पता कर पाइएगा? लेकिन ये तो आपको, मान लीजिए पाकिस्तान में हम कैदी हैं, हमको ये पता है कि पाकिस्तान के उत्तर में कि दक्षिण में हम लोग हैं। किधर हैं हम लोग? अरे छोटा, ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, किधर है हम लोग? यही ना भारत है। हम लोग कहाँ हैं? इधर, इधर है ना? है इधर है हम लोग, मतलब इधर ये लोग है, इधर पाकिस्तान है, ये इंडिया है। ऐसा ही है क्या? अरे बोलो ना रे। अगर श्रीलंका में रख दिया तो नीचे है, अगर मान लो नेपाल में रख दिया तो यहाँ है। हमको ये पता है कि पाकिस्तान जो है ना इंडिया के वेस्ट में है। अगर हमको भागना है, किसी जंगल में हम हैं और भागना है और हमारे पास मैग्नेटिक दिशा सूचक यंत्र है तो हम किधर की ओर भागेंगे? ईस्ट की ओर। किधर की ओर भागेंगे? ईस्ट का। पता चला पाकिस्तान में है, वेस्ट की ओर भाग रहे हैं और बढ़िया से भितरामपुर घुस जाओगे। नहीं, तो इसलिए दिशा सूचक यंत्र जो होता है वो मैग्नेटिक निडल होता है। मैग्नेट के द्वारा हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं, क्योंकि मैग्नेट हमेशा किस दिशा में लटकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय दिशा सूचक कहते हैं, चुंबकीय कंपास में धातु की सुई लगी होती है और यह एक छोटे चुंबक से जुड़ा होता है। देखो इस टाइप का होता है।
ये निडल है धातु का, इसके नीचे में चुंबक है। दिशा सूचक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के किधर? अरे उत्तर दक्षिण में ना अट्रैक्शन होगा, दक्षिणी ध्रुव, तथा इसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के कौन? उत्तरी ध्रुव। जिधर दक्षिण है मैग्नेट का, इसका मतलब उधर उत्तर है कि दक्षिण है? आज इधर उत्तर है, उधर दक्षिण है। बताओ, कोई भी छड़ चुंबक अगर स्वतंत्र पूर्वक लटकेगा तो किस दिशा में लटकेगा? उत्तर दक्षिण ना। कोई भी चुंबक अगर स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। छड़ चुंबक अगर स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो यह दिशा सूचक के भांति कार्य करेगा और यह पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर एवं भौगोलिक दक्षिण की क्या करेगा? अंकित कर, क्योंकि उत्तर दक्षिण में लटकेगा। जिधर उत्तर लटकेगा उधर दक्षिण है, जिधर दक्षिण लटकेगा उधर उत्तर। देखो ये नॉर्थ है तो साउथ है, इधर साउथ रहता तो इधर क्या रहता? नॉर्थ। एक लाइन में दिशा सूचक का काम है दिशा का ज्ञान करवाना। उसके बाद देखो, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? देखो, पहले पदार्थ दो प्रकार का था, प्रतिचुंबक और अनुचुंबक। बाद में एक दूसरा चुंबक आया जिसको हमने कहा लोह चुंबक। कौन चुंबक कहा? बाद में एक नया चुंबक आया जिसको हमने कहा क्या? कौन चुंबक? लोह चुंबक। अब देखो, तीन प्रकार का पदार्थ है। एक है प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। तो पहले दुए प्रकार का था, एक प्रतिचुंबक और दूसरा अनुचुंबक। अच्छा, वो कहते हैं हम लोग प्रतिरोध, मतलब विरोध की सपोर्ट, विरोध ना। तो प्रतिचुंबक का दूसरा नाम है डायमैग्नेटिक। अनुचुंबक को कहते हैं हम लोग पारामैग्नेटिक। लोह चुंबक को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक ना? डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और कौन मैग्नेटिक? फेरोमैग्नेटिक। पहले पदार्थ दुए प्रकार का था, एक प्रतिचुंबक, दूसरा अनुचुंबक। ठीक है, पहले पदार्थ कितने प्रकार का था? प्रतिचुंबक, अनुचुंबक। यानी जो चुंबक के प्रति प्रतिकर्षण दिखाएगा, विकर्षण दिखाएगा, वो प्रतिचुंबक था, और जो आकर्षण दिखाएगा वो अनुचुंबक। ठीक है, जो विकर्षण दिखाएगा वो प्रतिचुंबक और जो आकर्षण दिखाएगा अनुचुंबक। इसी से तीन को निकल गया, आयरन, निकेल और कोबाल्ट, एल्निको और एल्कोनेक्स, और निकल के बना दिया लोह चुंबक। बोलो रे, कहा जो बहुत ज्यादा आकर्षित होगा चुंबक के प्रति उसको क्या रखा? लोह चुंबक। यानी तब ये हो गया विकर्षण, अल्पाकर्षण, प्रबल आकर्षण। ऐसे भी लोहा को चुंबक से बहुत प्यार होता है। तो बताओ, इसमें चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण होगा, इसमें चुंबक के प्रति अल्प आकर्षण, अल्प धनात्मक गुण होगा, इसमें चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षण का गुण होगा। बोलो बोलो ना रे। अब ये चुंबक के प्रति विकर्षण दर्शाएगा क्या आकर्षण? ये दर्शाएगा अल्प आकर्षण। किसी टीचर में चला कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यानी समस्या पक्का? ऐसा नहीं लग रहा है पैसा देके बुड़ गए? बोलन रे। हाँ जी, रीजनिंग, रीजनिंग वाले सर का हमको लगता है 10-12 क्लास और बाकी है, होगा। चला थोड़ा सा ज्यादा बिजी है, उधर साइको चल रहा है ना, साइको में ही उनका क्लास लगा हुआ है। जल्दी करवा देंगे, बैच समाप्त होने से पहले वो 10 क्लास करवाएंगे एकदम। अभी तो हम फिजिक्स पर हैं, अभी हमारा आगे बढ़ना, मैथ भी अभी बहुत पीछे होगा क्योंकि एग्जाम नहीं है। चला तो बैच को भी फाउंडेशन के जैसा पढ़ा रहे हैं, जबकि फाउंडेशन का खाली मेरा साइंस का फी है 5,000।
अब फुल फाउंडेशन का फी है 11,500। जयराम तू बैठ के मजा ले रहा है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, ऐसा नहीं लग रहा है कि पैसा देके साला मेरा पैसा बुड़ गया, बेकारे दे दिए? पक्का ना? आप जो चला जी पैसा हमको दिए हैं उसी से ही सिस्टम चल रहा है। आप जो डेली 5 घंटा इस रूम में आके बैठते हैं इसका रेंट 1.5 लाख रुपया है। जिस रूम में आप बैठे हैं एक बार जोड़ के देखिएगा, यानी हर महीने 1.5 लाख में तुम आधा टाइम यूज करता है तो 75,000 तो हर बना। आधा टाइम 5 घंटा यूज करता है ना तू, तो आधा तो हर रेंट बनता है ना। तो जोड़ के देखना कई गो टका बचेगा। और तब 12 से 13 गो टीचर, यानी हर महीना 75,000 है। एक महीना नहीं है, हर महीने 75,000 वो पे करना है। तब बिजली अलग से गया, जनरेटर अलग से गया, 18% जीएसटी मोदी जी ले जाएंगे वो अलग से। 13 को मास्टर, 12 को 13 को सब्जेक्ट है। मैथ वाला 1 साल पढ़ाता है, 1 साल पढ़ाता है वो इतना बच्चा को, तो उसको भी तो पैसा चाहिए ना, तो उसका घर कैसे चलेगा? रीजनिंग है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। इतना सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद हम आपसे वो फीस लिए हैं। हमको नहीं लगता है बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ता एजुकेशन अगर कहीं है तो बिहार में। मेरे यहाँ नहीं, लगभग अच्छा चला 5,000 6,000 में लोग 1 साल पढ़ा दे रहा है, बहुत ज्यादा फीस है। और वो एगो मजदूर वर्ग का आदमी भी दे सकता है, जो एकदम मजदूरी करता है ना, वो अपना बाल बच्चा के लिए 10 दिन मजदूरी करके बच्चा को पढ़ा सकता है। एकदम एकदम जो निच्छज गरीब होगा, साहब जगह पास कुछ नहीं है, डेली का मजदूरी करके खाता है, वो भी 200 रुपया डेली बच्चा के फीस दे सकता है। लेकिन तुम पूरे भारत में पता कर लो, सबसे सस्ता एजुकेशन जनरल कंपटीशन का है बिहार में। कोटा चले जाओ तुम पढ़ने, नाम सुने हो ना, कभी जाके देखो। 2 लाख 2.5 लाख तो फी है उसका। दिल्ली का नाम सुने हो ना, यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, कभी जाके देखो। 2 लाख यूपीएससी का फी है, 2.5 लाख। जिसका भी तुम नाम सुने हो वहां जाके एक बार फीस पता करो। रेलवे के लिए लोग सुनता है पटना, बिहार। अब बिहार में फी है 2,000 5,000 10,000, किसी का भी, मेरा नहीं, किसी का भी। लेकिन समस्या ये है कि जैसे जहां जो चीजें उपलब्ध होती है लोग उसी में थोड़ा सस्ता खोजता है। यहां तुम बैगन खोजते हो 40 रुपया, तो कहता है 35 रुपया नहीं दोगे। यही बैगन सेम डे तुम घर जाते हो 12 रुपया, कहता 10 रुपया नहीं दोगे। यही होता है कि नहीं? यहाँ 40 रुपया बैगन है तो कहते हो 35 रुपया नहीं दोगे। यही बैगन अभी तुम चले जाओ गांव, 12 रुपए किलो मिलेगा, तो वहां कहोगे 10 रुपया नहीं होगा। वही वाला मामला है। अब आ जाओ इधर, कहते हैं इसमें चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण होगा, इसमें चुंबक के प्रति अल्पाकर्षण, इसमें चुंबक के प्रति क्या होगा? प्रबल आकर्षण का गुण होगा। बोलो हाँ। इसमें चुंबक के प्रति विकर्षण, अल्पाकर्षण, प्रबल आकर्षण। बोलो हाँ। अब ध्यान से देखना, इसमें चुंबकशील, एक होता है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बताओ, ये तो विकर्षित करता है, बोलवे नहीं करे, तो इसकी चुंबकशीलता ऋणात्मक होती है। इसकी चुंबकशीलता ऋणात्मक होती है। इसकी चुंबकशीलता जो होती है, या ऋणात्मक मतलब 1 से कम की 1 से ज्यादा, इसकी चुंबकशीलता लगभग 1 या 1 से अधिक होता है, लगभग 1 के बराबर या उससे थोड़ा अधिक। इसकी चुंबकशीलता 1,000 के आसपास होती है। 1,000 के आसपास होती है। अब मामला बच्चा कि कैसे आप पहचानिएगा कौन प्रतिचुंबक है, कौन अनुचुंबक है और कौन लोह चुंबक है। आपको कोई भी मटेरियल दे देगा, पूछेगा ये बताओ क्या है, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हुआ होगा,
ऑक्सीजन आज जिसमें मो लगा हुआ होगा वो क्या होगा? अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये क्या है? लोह चुंबक। अब बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन मो लगा हुआ मतलब सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम, कुरियम। ऑक्सीजन तथा जिसमें मो लगा हुआ है अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक। अब बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। बोलो रे। अब जैसे तुमको दे दिया कॉपर, बताओ क्या है? तो कॉपर बताओ, इसमें ऑक्सीजन है क्या? ये मो लगा हुआ है। मो मतलब सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, मो लगा हुआ है? नहीं है, तो अनुचुंबक तो नहीं होगा। आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या वो? अरे कॉपर, आयरन, निकेल, कोबाल्ट नहीं है ना, है। तो बाद बाकी में आ गया तो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन जैसे तुमको दे दिया सोडियम, मो लगल है, कौन चुंबक? अनुचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मो लगा हुआ है अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक। इसमें एल्निको, एल्कोनेक्स भी आता है। एल्निको बोले तो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्कोनेक्स बोले तो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन। ठीक है, वो भी कौन पदार्थ है? लोह चुंबक। मेन चला बच्चों के रिजल्ट नहीं होने का कारण अब तुमको पता चल गया होगा क्यों नहीं होता है। क्योंकि बच्चे रेगुलर क्लास करने में असमर्थ होते हैं। उसके पास बहुत सारा बहाना होता है क्लास नहीं करने का। या तो घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया, या मोबाइल पे ही पढ़ लेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे बच्चे तो मोबाइल पे ही गर्मी गर्मी सर बहुत ज्यादा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मोबाइल पे एक्टिवेट करवा के वो घर पे पढ़ता है। घर पे कितना पढ़ेगा तेरा समझ में आ ही रहा होगा। डेली 5 घंटा का वीडियो देखना संभव है? 3 दिन नहीं देखेगा तो अगर 15 घंटा स्टोर हो जाए। अब पिछला नहीं देखेगा तो अगला नहीं समझ में आएगा। तो बहुत बच्चा जो है गर्मी है तो हम नहीं कर पा, क्योंकि उसके पास डेडिकेशन नहीं है। अच्छा तू ईमानदारी से बता, 5 घंटा जो तू अभी क्लास कर रहा होगा तो भोरे तोरा 6:30 बजे उठ के तैयार होके तब जग जाना होगा, ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके तब तोरा आना 6 बजे आना होगा। 6 बजे जगता होगा तब 7 बजे आता होगा। तब मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड रहता होगा कि हमको 12 बजे तक क्लास करना है, 11 बजे तक क्लास करना है। आई कितना टफ है करने के लिए। तो हम कह देते हैं कि क्लास रेगुलर करो, लेकिन है कितना टफ। तब चला। अच्छा तुरा ये तुम देखो, तुम्हारे ही बहुत सारे साथी होंगे जो ये सोचे होंगे कि हम मोबाइल पे ही कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। हम लोग कर देते हैं, जाओ करो तुम घर पे। क्या होगा फिर? दूसरे बैच में आके पैसा दोगे, आना तो घर जाओगे, हमर की लोग। अब थोड़ा समझा सकते हैं हम, तुम समझ में नहीं करेगा। अभी जो तुम क्लास कर रहे हो, अगर तुम इसको रेगुलर कर लिए किसी बहाने से भी, मेंटली डेडिकेटेड होके, तुमको नहीं लगता है बहुत ज्यादा फायदा होगा? डेली तुम कुछ ना कुछ 5 घंटा में सीखता होगा, डेली। और यही सीख जब एक दिन इकट्ठा हो जाएगा तो और काम हो जाएगा। और ये 5 घंटा चला इतना आसान, रेगुलर करना तो नहीं है। अगर तुम 90% भी क्लास कर लिए हो तो उसकी मर्जी के खिलाफ भी नौकरी होना है। वो विरोध कर देगा ना ऊपर वाला, तब भी तो हर कर्म का फल तुरा मिल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। बोलना आसान है, करना थोड़ा टफ है। हम लोग में चला बताओ, तू मेरे यहाँ का एक भी टीचर तुम बता दो जरा बदलना है, हम बदल देंगे। एक भी टीचर। सब टीचर अपने आप में दक्ष हैं, पढ़ा रहे हैं प्रॉपर वे में, और तुमको पढ़ना पड़े। हाँ थोड़ा मेरे यहाँ का टीचर थोड़ा भारी लगेगा तुमको, जैसे रीजनिंग का टीचर है, मैथ का टीचर है, थोड़ा भारी लगेगा तुमको, इसलिए कि वो ठगता नहीं है। थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बताएगा तो हर फटेगा, ठीक ना? जैसे ही थोड़ा लेवल बढ़ाएगा, कौन 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 करेंगे। एग्जाम हॉल में लेवल बढ़ा, यहाँ तुम को कर लो, एग्जाम हॉल में तो और बन जाएगा, मेरा कोचिंग चल जाएगा। जैसे भारी पढ़ाएगा तू कहें ठीक नहीं यार, कैसा कैसा सवाल बता रहा है। अरे भाई उसको समझने की कोशिश करो कि सवाल क्या कह रहा है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। पहली बार में तुरा वो अभी भारी लग रहा था, सीखा कि अभी युधिष्ठिर भी हल्का लगता है। सीखने की कोशिश करिए। चुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबक, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। मतलब विकर्षित होते हैं कि आकर्षित होते हैं?
जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा इत्यादि। इसकी चुंबकशीलता परमिएबिलिटी इकाई से कम की इकाई से ज्यादा है? इसकी चुंबकशीलता का मान इकाई से कम होता है। अब ले लो अनुचुंबक। कौन चुंबक? कौन चुंबक? कथानु चुंबक। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, अल्प आकर्षण। प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैंगनीज, अल्युमिनियम और ऑक्सीजन। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैंगनीज में तो मौ नहीं लगल है। मौ लगल है, बढ़िया से देखो मौ। इनकी अब वो मौ लगा हुआ शॉर्टकट है किसी भी सवाल को बना के निकल लेने का, सब पे लागू नहीं होगा। इनकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से कुछ क्या होता है? अधिक। एक होता है। तीसरा कौन टाइप है? कौन है रे? कहता ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात। इसकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से काफी कितना के बराबर? 1000। इसका जुगाड़ क्या है? देखो, ऑक्सीजन तथा जिसमें मोल लगा हुआ हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक, तथा बाद बाकी क्या? प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मोल लगा हुआ है अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। अब आ जाओ क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान क्या है? देखो, जब भी आप किसी भी चुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो गर्म करने के बाद उसका चुंबकीय गुण घटता है। क्या होता है? कोई भी पदार्थ को जब आप गर्म कीजिएगा ना तो उसका चुंबकीय गुण क्या होगा? घटेगा। वह तापमान, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट कौन चुंबकीय है? वह तापमान जिस पर इसको हम गर्म करें और ये लोह चुंबक से अनुचुंबक हो जाए, उस तापमान को हम लोग कहते हैं क्यूरी ताप। देख लो बढ़िया से, वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाए वह ताप क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। यानी आयरन, निकेल, कोबाल्ट के लिए अगर आप कहिएगा क्यूरी ताप, तत्व क्यूरी ताप, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। आयरन के लिए ही है 973 केल्विन, निकेल के लिए है 673 केल्विन। हाँ जी, क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ मिलाया था? क्या मिलाया था? कोबाल्ट का तो मेल्टिंग पॉइंट मिलाया होगा। दिखाओ तो नहीं हमको। आज तक तो हम यही पढ़ाए, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। ये बात नहीं, दिखा दो हमको भी, हम भी गरीब आदमी हैं, देख लेंगे, क्या दिक्कत। हो सकता है गड़बड़ी होगा। अब डेटा है, चलो अब डेटा पे कोई बात नहीं कर सकते। डेटा तो कोई, उसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़े है, वो फिक्स है। अभी तक तो हम यही पढ़ा रहे, तब गलती पढ़ा रहे होंगे तो घुमा लेंगे, अपना बात को ठीक कर देंगे। क्या डेटा है? अगर कोई उपाय नहीं है, लेकिन अभी कह रहा है हम तो आज तक चला यही पढ़ा रहे हैं। तब दिखाओ जल्दी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट, एक मिनट चला जी, काहे हड़बड़ा रहे हैं? एक बार हम चला चेक कर लेते हैं, हो सकता है डेटा में कोई हेर फेर हो, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक ना? इट में बी पॉसिबल कि डेटा है,
ठीक ना। हो सकता है कि अभी तो कहीं किसी बुक से लिखा हुआ है, कि हमारे बाप के घर में डेटा थोड़े बनता है, लेकिन हम इस पर रिजिड नहीं है, क्योंकि डेटा थोड़ा सा गड़बड़ होता है। उसका क्या सेंस हम देख लेते हैं, फिर आपको गरीब आदमी है बता देंगे क्या। अरे हो रे गूगल कुमार, बाप रे बाप, मुंह बकरी क्या थी जैसा, लेकिन गूगल गूगल कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम करवा देंगे तुरंत, एनसीईआरटी से कंफर्म करेगा। अब इसको डाउट हुआ है और यह है डेटा, तो मामला गड़बड़ा न जाएगा। गरीब आदमी है, चला पेट के सवाल है, चेक करके तुरंत अगले दिन बता देंगे क्या। देखो, क्यूरी तापमान क्या है, वह तापमान है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ, कौन पदार्थ, को गर्म करने पर वो क्या बन जाता है, अनुचुंबक, क्या बन जाता है। अब मामला ये है कि कहते हैं क्यूरी ताप, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबक और जिसके नीचे पदार्थ क्या रहेगा, लोह चुंबक। देख लो, अगर वह ताप इससे ज्यादा करोगे तो अनुचुंबक हो जाएगा, और इससे कम रहेगा तो क्या रहेगा, लोह चुंबक। कम रहेगा तो यही रहेगा, जैसे इससे ज्यादा करोगे क्या बन जाएगा, अनुचुंबक। तो कहते हैं क्यूरी ताप कहलाता है आयरन, निकेल, कोबाल्ट का 973, 673 और 373। बट डेटा आई एम गोइंग टू कंफर्म। अब एक होता है डोमेन, क्या होता है चला। अब डोमेन क्या होता है, एक बात बताओ, कोई भी तत्व है बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, जैसे कोई भी तत्व, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु। अब देखो, अगर ये कोई तत्व है, इसके जो सूक्ष्मतम कण होगा, ये मान लो कोई तत्व है और ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके कणों की संख्या जब 10 जैसे हम लोग कहते हैं 12 केले बराबर 1 दर्जन, अगर 10 टू दी पावर 18 से 10 टू दी पावर 21 परमाणु हो जाएगा, जैसे 12 केले में 1 दर्जन, इतना परमाणु बराबर होता है एक डोमेन। 10 टू दी पावर 18 से 10 टू दी पावर 21 परमाणु बराबर कितना डोमेन, एक डोमेन। 10 टू दी पावर 18 से 10 टू दी पावर 21 परमाणु बराबर कितना डोमेन, एक डोमेन। क्लियर। अगर डोमेन की संख्या ज्यादा है, अर्थात परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगा, तो ज्यादा चुंबकीय होगा कि कम चुंबकीय, सघन होगा तो ज्यादा चुंबकीय ना होगा। अरे बताओ, लोहा ज्यादा चुंबकीय होगा कि लकड़ी, क्योंकि उसमें कणों की संख्या ज्यादा है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं चुंबक असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन बराबर 10 टू दी पावर 18 से 10 टू दी पावर कितना, 21 परमाणु होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ का तीव्र चुंबकत्व किसके कारण होता है, डोमेन के कारण। सबसे ज्यादा चुंबकीय चुंबकशीलता किसमें होता है, लोह पदार्थ में। किसमें, सबसे ज्यादा चुंबकशीलता किस पदार्थ में, लोह पदार्थ। और क्योंकि उसका डोमेन ज्यादा होता है कि कम, और डोमेन मतलब परमाणुओं की संख्या, अर्थात उसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा की कम, ज्यादा की कम। अब देखो, कहते हैं आयरन, ऑक्सीजन तथा जिसमें मोह लगा हुआ होगा, अनुचुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक। अब बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। प्रतिचुंबक में चुंबक के प्रति विकर्षण की आकर्षण। एक जगह पर तुमको धोखा मिल जाएगा जब क्वेश्चन बनाओगे। प्रतिचुंबक है ना, प्रतिचुंबक को इंग्लिश में कहते हैं डाई मैग्नेटिक, लेकिन कभी कभी ना हिंदी में लिख देता है इसी को डाकार यो मैग्नेटिक। अब पूछ देगा बताओ कौन डाई मैग्नेटिक है, तो तुम डाई और पारा में कंफ्यूज नहीं करना है। प्रतिफोर प्रतिकर्षण तो सब बता देता है, लेकिन जब डाई पारा लिखता फेरो भी बता देता है। फेरो मतलब लोहा, फेरस मतलब क्या, लोहा। ई दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहले डी होता है बाद में पी होता है, पहले प्रतिचुंबक होता है बाद में अनुचुंबक होता है। जैसे लिखेगा डाई मैग्नेटिक, बच्चा प्रतिचुंबक अनुचुंबक याद करके गया है हिंदी मीडियम वाला, और डाई और पारा में कंफ्यूज करेगा तो पहले डी मतलब प्रतिचुंबक के लिए, बाद में पी मतलब अनुचुंबक। बोलो रे। अब बताओ, सबसे अधिक चुंबकशीलता किसकी होती है, लोह चुंबक। किसकी, लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक, बोलिए, पढ़ाओ। जो क्वेश्चन है बच्चा का बता देते हैं। कितना नंबर, 17।
व्हाट इज द समस्या बालक? 17 नंबर निकालो, पेज नंबर 219, पेज नंबर 219 का 17 निकाला। पेज नंबर 219 क्वेश्चन नंबर 17। बैठिए बाबू, बता देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी रेफ्रिजरेटर के बिजली की खपत 60 किलोवाट आवर प्रति वर्ष है, ये रेफ्रिजरेटर है, इसकी खपत है 60 ना 680 किलोवाट आवर प्रति वर्ष ना, प्रति वर्ष है, और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति 50 किलोवाट आवर है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? अरे छोटा मैथ तो है, एकराम की समस्या है। बिजली का खर्च है 50 पैसा प्रति 50 किलोवाट आवर, यानी 50 किलोवाट आवर का दाम है 0.50 रुपया। बोलो रे, इसलिए 1 किलोवाट आवर का कितना? 0.50 बटे 50 रुपया होगा। बोलो रे, मारेंगे चुट्टा। 50 किलोवाट आवर का इतना दाम है, 50 किलोवाट आवर का दाम है कितना? 8 आना। 1 किलोवाट आवर का कितना? बोलो ना रे, साफे पागल हो गया है कि? 50 किलोवाट आवर का दाम कितना? 50 पैसा, तो 0.50 रुपया। ये तो बहुत सस्ता बिजली ना है, इसलिए 1 किलोवाट आवर का कितना? इतना बटा 50। बोलवे नहीं करेगा। और ई कह रहा है 2 साल का, बताइए पैसा कितना लगेगा? ये 1 साल का है, तो 2 साल का कितना? 680 या गुना 2। बोलो ने सही कि गलत? कर पैसा कितना लगेगा? तो एक किलोवाट आवर में इतना, तो इतना किलोवाट आवर में कितना? अरे 2 साल में इतना किलोवाट आवर का बिजली खपत करेगा, तो रुपया निकालना है, तो कितना निकालोगे बताओ? 680 गुना 2 गुना 0.50 बटा 50। आंसर देख लेना, हो सकता है प्रोसेस गलती बनाया हो। इधर देख लो, इधर बढ़िया समझो। एक रेफ्रिजरेटर 680 किलोवाट आवर प्रति वर्ष की बिजली खपत करता है, कर रहा है, और कह रहा है 50 किलोवाट आवर का जो बिजली खपत है वो 0.50 रुपया है, यानी 50 पैसा 0.50 रुपया ना हुआ। इसलिए 1 किलोवाट आवर में कितना? इतना बटा 50। बोलवे नहीं करे, तो हमको निकालना होगा ना तब कितना किलोवाट आवर एक्चुअल में बिजली खपत हो रहा है। 2 साल में 680 गुना 2, इतना किलोवाट आवर बिजली खपत हो रहा है, तो हमको रुपया निकालना। 680 गुना 2, 1 किलोवाट आवर का इतना, तो 680 गुना 2 का कितना? तो इतना गुना इतना। एरा काट खोट के आंसर निकाल लो, जो आएगा उत्तर वो। वहां प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा होगा, ठीक कर लेना, ठीक है? बोले रे, अब बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है? थैंक यू वेरी। एक मिनट, जीएस का टेस्ट इस सप्ताह नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? इसलिए कि इस सप्ताह से 11 बजे से लेकर, कितना बजे से लेकर? 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, कितना घंटा? 3 घंटा जीएस की क्लास लगी है, जितना नए पैटर्न का क्वेश्चन है उस सब का आज से। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, अपलोड करके डेली। इसमें 3 महाधुरंधर ले रहे हैं क्लास, तीनों, चंद्रा सर, रोशन, सोनू सर और कुणाल सर, ठीक है? और आपको 100 क्वेश्चन का धुआंधार डिस्कशन मिलेगा। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं
तो 3 घंटा आप ये क्लास कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 करके लिखिएगा। मात्र 10 दिन का क्लास है और इसमें लगभग नए टाइप का जितना भी ट्रेंडिंग सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो, कि एनटीपीसी के लिए हो, कि एलपी के लिए हो, कि टेक्नीशियन के लिए हो, कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जाएगा आर्ट्स का। ठीक है। अब बचा साइंस। तो साइंस और मैथ रात में 7:30 से लेकर 10 बजे तक। कितना से कितना? ये 11 से 2 चलेगा आपका जीएस, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और 7:30 से 10 में 7:30 से 8:30 साइंस, और 8:30 से 10 चलेगा मैथ रोशन सर का। इसमें चलेगा साइंस एंड मैथ। जो बच्चे इच्छुक हों, बिल्कुल फ्री क्लास है। इसका भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा और इसका भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसमें 11 से 12 एक उसका खत्म होगा, 12 से 1 दूसरा शुरू हो जाएगा, सेम लाइव रहेगा। 12 से 1 तेसर शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ 7:30 से 8:30 हम खत्म करेंगे और 8:30 से फिर आगे रोशन सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यानी समस्या ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन में जगह ही नहीं है, इस बैच में ऑलरेडी फुल है, तो हॉल में बच्चा खड़ा रहता है। हाँ जी, रात में हाँ टेस्ट चलेगा। टेस्ट मेरा तो साइंस का यहीं से लाइव रहेगा ऑफलाइन से, बाकी टीचर का टेस्ट जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। क्लियर? रीजनिंग वाले मास्टर खाली नहीं है, रीजनिंग वाले टीचर खाली नहीं है, इसलिए रीजनिंग अभी चलेगा। ऐसे भी चला, रीजनिंग पढ़ने का चीज नहीं है। एक बार पढ़ लिया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेगा, एग्जाम हॉल में बन जाता है। बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछा जाता है। अब मास्टर साहब खालियो नहीं है, न तो हम शुरू करवा देते। जैसे ही खाली होंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी तो उनके खाली होने की दूर दूर तक संभावना नहीं। अभी 15 घंटा पढ़ा रहे हैं, 15 आवर्स, सुबह 7 से एकदम रात के 11 बजे तक। क्लियर है? बोलो रे। तो अगर आप ग्रुप डी की आगे तैयारी कर रहे हैं या कोई भी तैयारी आप आगे कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को लेने के बाद आप जो 10 दिन का बूस्टर डोज लीजिएगा, लेकिन ये एंटीबायोटिक है, लेना है तो पूरा 10 दिन लेना है। पहला दिन करके दूसरा दिन छोड़ने देना है, तो आपको नए ट्रेंड के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज से, इसीलिए इस सप्ताह जो है ये क्लास उपलब्ध नहीं है, जीएस वाली, सिर्फ जीएस वाली, बाकी सब अपने नियमित समय पर है। थैंक यू वेरी मच। संडे जो जीएस चलता है ना, कई सारे चैनल हैं। क्या चीज? टेलीग्राम का? हमारा टेलीग्राम का एक ही आईडी है जिसपे लगभग 3 लाख फॉलोअर्स है, बाकी सब फेक है।